दोस्तों आदाब। मैं आपका दोस्त एन चौधरी लफ्ज़ मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं ताऊ जी, और ताऊ जी से कुछ हम बातचीत करेंगे, ज़िंदगी के कुछ ऐसे तजुर्बे मालूम करेंगे कि जिन तजुर्बों से आज के युवाओं को कुछ सीख मिले। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भुवनेश दत्त शर्मा है और मेरा गांव ये सफदरपुर शुमाली है जी। आपने अपनी ज़िंदगी में कौन से और क्या क्या काम किए? मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई के साथ साथ कुछ जीवन में जब हम पढ़ाई समाप्त कर दी तो कुछ कमाने के लिए अपना अध्यापन कार्य किया। किन्हीं कारणवश 4-5 साल बाद अध्यापन कार्य छोड़ना पड़ा। उसके बाद में फिर मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पर भी कुछ थोड़ा काम किया 2-4 साल। तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर घर आ गया। घर आके अपना खेती बाड़ी में मेहनत किया। आज के जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को सफल होने के लिए किन अहम बातों पे चलना चाहिए, किन अहम बातों का ध्यान रख के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि जो युवा पीढ़ी है आने वाले टाइम में ये सफल और कामयाब हो सके, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात यह है कि युवा पीढ़ी की शिक्षा जो है अच्छी होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ उनको ऐसा सिखाना चाहिए कि जिससे वो ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें, मेहनत से बिल्कुल ना बचें, चाहे मेहनत शारीरिक हो या मानसिक हो। और उन्हें किसी तरह का एकदम से बड़ा भारी सपना नहीं देखना चाहिए। धीरे धीरे करके जो मेहनत से बढ़ते हैं, इसी प्रकार की जो उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। ये हमारा अपना तजुर्बा है। अच्छा ताऊ जी, दूसरा ये बताइए, आपने लगभग, आपकी जो एज है मेरे हिसाब से 80 अच्छा 74 के आसपास एज आ चुकी है आपकी। और इस 74 साल की ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त बताइए जब परिस्थितियाँ आपके डिफरेंट रही, आपसे अलग रही और आपको इस ज़िंदगी में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। कुछ ऐसा दौर अगर आपकी ज़िंदगी में आया हो तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। उस दौर से आप किस तरीके से निकले और किस तरीके से आने वाली पीढ़ी को निकलना चाहिए, थोड़ा इस बारे में भी हम बता दीजिए। ऐसा है जी, आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा है। पहली बात तो यह है कि सामने दिक्कतें उनके ही आती हैं जो लोग दिक्कतों से घबरा जाते हैं। बहुत सी जगह से आई, स्कूल हमें छोड़ना पड़ा। तो स्कूल के विषय में यह है, उन्होंने हमारा सबसे पहले छोड़ने का कारण यही था, हमने मैनेजमेंट से ये कहा कि भाई आपको वो सारी सुविधाएं अध्यापकों को देनी चाहिए जिससे अध्यापक शिक्षा क्षेत्र में बढ़ें और अपना काम करें, बालकों को जो अच्छी शिक्षा दे सकें। लेकिन उनका काम, शिक्षकों का, मैनेजरों का काम केवल स्कूल खड़ा करके पैसा कमाना है, शिक्षकों का ध्यान नहीं देना और ना ही जो बालकों की उन्नति हो सके ऐसा कुछ करना। तो सबसे बड़ी बात यह दिक्कत वहाँ पे ही आई हमें कि हमने जिस बात को चाहते थे, हम अधिक से अधिक पढ़ें, अधिक से अधिक शिक्षा दें, तो वहाँ पढ़ने लिखने और शिक्षा देने की बजाय मैनेजर केवल शोषण करते थे। तो ये सबसे बड़ी, हर संस्था का ये काम है, शोषण। अच्छा, प्रगति जिसका बढ़ाने का काम किसी का नहीं है। कोई अपने योग से ही बढ़ जाए, बाकी सब लोग ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर। अच्छा, आप इंटर कॉलेज में लेक्चरर रहे हैं? हाँ, मैं इंटर कॉलेज में था, अध्यापक था ज्योग्राफी के। अच्छा, किस सब्जेक्ट के लेक्चरर रहे हैं? मैं हिंदी ज्योग्राफी पढ़ाता था। अच्छा, कितने साल आपने? मैंने जो है 3 विद्यालय में अलग अलग तरीके से पढ़ाया। मैं एक जगह बुलंदशहर जिले में एक गांव में विद्यालय था, 1 साल वहाँ रहा, 1.5 साल के लगभग, और जो है 3 साल के लगभग मैं गजरौला में रहा। जो सफल होने के लिए आज के युवाओं को किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी चाहिए जो ज़िंदगी में सफल हो सके? देखिए, मानसिक रूप से उन्हें बिल्कुल अपना संतुलन ठीक रखना चाहिए, सबसे पहली बात ये है। और स्पर्धा कि ये ऐसा है, पैसे की होड़ में नहीं जाना चाहिए। अपनी कमाई से, अपने पैसे से ही सब कुछ करना चाहिए उन्हें। और हाँ, अपनी प्रगति के लिए उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ें। सबसे बड़ी है सांस्कृतिक शिक्षा। अपने जीवन को उठाने के लिए ईमानदार और परिश्रम करने वाला होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, ईमानदारी हर जगह काम देती है जी, पर लंबा समय तो लगता है, पर ईमानदारी जो है आदमी को उठा देती है। अच्छा ताऊ जी, ये बताइए कि जो खेल का क्षेत्र है, क्या खेल के क्षेत्र में भी आपका कुछ रहा, किसी खेल में आगे रहे आप?
हाँ, शुरू में हम केवल कबड्डी कबड्डी ये खेल खेलते थे। और अच्छा। कबड्डी में ही थोड़ा बहुत स्कूल वगैरह में भाग लिया और दूसरे खेलों में हमने भाग नहीं लिया। अच्छा, हाँ। क्या आपने राजनीति में भी थोड़ा बहुत कभी कुछ हिस्सा लिया है? ना, राजनीति का हिस्सा तो इतना ही है कि यहाँ गांव में जो है स्वच्छ वातावरण बना रहे, स्वच्छ राजनीति रहे। हम किसी पार्टी विशेष से कभी लगे हुए नहीं रहे। अगर किसी पार्टी, हम जिस व्यक्ति को अच्छा समझते हैं कि हमारे समाज की उन्नति करेगा, हमारे गांव की उन्नति करेगा, हम सब लोगों को प्रोत्साहित करते हैं इस व्यक्ति को ही वोट दो। अच्छा, मतलब आपका जो राजनीति से लगन है बस सिर्फ इतना ही है कि अच्छे आदमी को वोट हाँ, दें। हाँ। अच्छा, जिंदगी का कोई और रोचक तथ्य ऐसा हो जो जिसको हमारे दर्शक मतलब सुन के आपके मुंह से खुश हों और ठीक। कुछ सीख लें कि हाँ, कोई ऐसा रोचक तथ्य बताइए हाँ, जो बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी में रहा हो। मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे अपने आप को लोग बाग ये बाह्य रूप से देखना चाहते हैं बड़ा जचेबल आदमी को, और उसका ही सहायता करना चाहते हैं, शायद ये कुछ होगा। एक बार का वाकया है, मैं कुछ लाला से ऑर्डर लेने गया किसी विषय का, तो जी। मैं जाके वहाँ बैठ गया उसके यहाँ पे। मैंने भी ऑर्डर कर दे दिया सामान, बोले सामान मेरा कल तक आ जाना चाहिए। मैंने कह दिया ठीक है, आ जाएगा सामान आपका कल तक, आपकी संतुष्टि हो तो पैसे देना, नहीं संतुष्टि हो तो मत देना। जी। तो मैं अगले दिन बोले सामान जब चला गया तो मैं उन्हें बिल देने चला गया। बिल दे के आके बोले भाई शाम को तुम पैसे ले जाना। जी। मैं शाम को जब पैसे लेने गया तो लाला के यहाँ पर मैं दरवाजे पे मैं खड़ा रहा। फिर बोले कौन व्यक्ति है? मैंने कहा मैं आया हूँ। बोले आइए। तो लाला जी ने जब मुझे अनुमति दे दी, आइए। बैठ गया मैं। बैठने के बाद में लाला जी के कुछ रिश्तेदार आए हुए होंगे, नए होंगे वो उनके। मैं बैठा रहा 15-20 मिनट तक। फिर उन्होंने पूछा आप कैसे आए? तब मैंने अपने पैसों के विषय में बताया तो लाला भड़क गए एकदम से। जी। ये क्या तरीका है आपका? और हमारे नए रिश्तेदार आए हैं और ऐसा है वैसा है। मैंने लाला जी आपकी अनुमति से आया हूँ, आपके कहने से आया हूँ, आपके पूछने पर ही मैंने आप बताया है। तो ये लोगों की, उन लालाओं की विचारधारा कैसी थी ये इससे आप समझ सकते हो। अगले दिन उन्होंने कहा ठीक है मेरी गलती होगी। अगले दिन सुबह ही आप 4 बजे आए, 3 बजे आए या 2 बजे आए, इतना तक कहा, और हो सके 5 बजे आए, मैं आपको पैसे दे दूँगा तुरंत। तो मैं अगले दिन सुबह गया, मैं साधारण ऐसे ही वस्त्रों में चला गया। उठते ही और लाला जी अपने टहल लेते, मैंने तगादा करा 5 बजे के लगभग। तो मैंने लाला जी पैसे दीजिए। नहीं पैसे कोई नहीं मिलेंगे, तुम कौन चले गए पैसे लेने? फिर मैं साहब अपने घर से आया, नहाया धोया, मैंने अपने पैंट सूट पहन के जब घर पहुंचा उनके पे, मैंने लाला जी मैं आया हूँ पैसे लेने के लिए। अरे कौन बदतमीज आदमी आया था पैसे के लिए मांगने के लिए? मैंने हाँ वो नौकर था मेरा, मैंने उसे जो भेज दिया था उसे डांटा भी, अब आप मुझे पैसे दिए। तो लाला केवल शान शौकत से ही, मतलब शान शौकत वाला ही आदमी कुछ काम सकता है, उसके पास ही बुद्धि हो सकती है, ऐसा उनका विचार है। उनका नहीं, अनेक लोगों का ऐसा विचार है, ये मेरा नहीं। जी। अच्छा ताऊ जी, कितने बेटे हैं आपके? मेरे पास में 4 बेटे हैं। क्या करते हैं आपके बेटे? 2 सर्विस करते हैं, 2 घर पर खेती का सहयोग करते हैं। सर्विस में क्या करते हैं? सर्विस में प्राइवेट इसमें कंपनी में जॉब करते हैं। अच्छा, क्या सीख देते हो अपने बेटों को? अपने बेटों को भाई ईमानदारी से चलने की सीख देता हूँ भैया। ईमानदारी से चलो, किसी से लड़ो मत, सबसे प्रेम भाव रखो। हाँ, अगर कोई कुछ कह जाए तो उसकी सुनो, और जब ज़्यादा ही सिर से उतर जाए तब इतना भी क्षमता रखो कि उसे जवाब दे सको। जी। हाँ। तो अब तो फिलहाल ज़िंदगी आपकी जो है वो इस तरीके से हो गई होगी, आराम ही करते हो बस? हाँ, आराम करता हूँ। वैसे बुढ़ापे में भी आदमी को अपना अपना भोजन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, चाहे शारीरिक परिश्रम हो या मानसिक परिश्रम हो। मैं तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो चुका हूँ, लेकिन परिश्रम आदमी को हर समय तक करना चाहिए, जब तक जीवित हो तब तक। अच्छा, जब आप मतलब जवानी में थे हम्म। तो कितने घंटे परिश्रम करते थे, जैसे खेती में या किसी और ना, काम? वैसे इस बात से मैं अलग रहा, मैं केवल चक्कर लगाने का परिश्रम करता था खेती में। हाँ, तो खेती में ये काम नहीं हो रहा भाई, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। मैंने हमेशा जो ऑर्डर सही कराया, और काम ना हुआ तो शाम को ढूंढ लाया भी, ऐसा काम होना चाहिए। लेकिन मैंने वैसा कोई काम जो है नहीं किया। अच्छा। हाँ। और ताऊ जी, आपके जो 2 बेटे हैं जो किसानी करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो ठीक है, अपने काम से सुबह ही लग जाते हैं, और मैं उनके काम में दखलंदाजी नहीं देता। वो जो कुछ करते हैं, एक ने थोड़ा सा दूध का भी काम कर लिया है तो वो करते हैं, दोनों बड़े आराम से काम करते हैं। उनके विषय में मैं बोलता नहीं हूँ, कोई बात हो समस्या हो मत मालूम कर लेते हैं। और क्या मुझे चाहिए, अब तो इस समय मुझे भोजन चाहिए, आराम से मेरा सब खर्चा उठाते हैं। ताऊ जी, एक सवाल ये है आपसे कि आपकी जो 74 साल के हैं और आप लेक्चरर रहे हैं इंटर कॉलेज में, और तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी? मेरी MA B.Ed क्वालिफिकेशन है। अच्छा। और बाद में मैंने शास्त्री में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से पास किया है। जी। हाँ, अब इसमें यही मेरी थोड़ा क्वालिफिकेशन। तेज आवाज़ में बताइए, हमारे दर्शक मतलब। मैंने MA B.Ed किया हुआ है। जी।
आगरा विश्वविद्यालय से। जी। और इसके साथ साथ ही बाद में मुझे उपनाम लोग शास्त्री के नाम से पुकारते हैं यहाँ पर। अच्छा। तो मैंने सोची जब मेरा उपनाम शास्त्री है तो कुछ ना कुछ करूँ, तो मैंने शास्त्री की डिग्री भी ये इनके प्रकार है ना हासिल की, कुछ मेहनत करके हासिल की बनारस विश्वविद्यालय से। जी। अच्छा, आपने बीएड एमए हिंदी से? अच्छा, ज्योग्राफी से हिंदी का किस सन में किया है आपने? एमए मैंने सन 70 में किया है। अच्छा, सन 70 में किया है। और बीएड किस सन में किया है? 72 में। अच्छा, आपने बीएड 72 में किया है? हाँ जी। देख सकते हैं कि जो ताऊ जी हैं उनकी क्वालिफिकेशन भी मतलब एमए बीएड है ताऊ जी, और इंटर कॉलेज में लेक्चरर भी रहे हैं, और ज़िंदगी के कुछ तजर्बे भी ताऊ जी को रहे हैं, और ज़िंदगी में कुछ शौक़ भी ताऊ जी को रहे हैं। परिश्रम भी ताऊ जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा किया है। और ताऊ जी का देख सकते हैं आप, काफ़ी लंबा चौड़ा घर है। और कैमरामैन से मैं कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा दिखाए ज़रा जूम करके दर्शकों को, कि देख सकें। आज 2 बेटे सर्विस करते हैं, 2 बेटे किसानी करते हैं, और ताऊ जी उनके बीवी बच्चों के साथ घर में मतलब सिर्फ आराम करते हैं, और बेटे जो हैं वो काम करते हैं। और ताऊ जी का ने कई तजर्बे आज के युवाओं को ऐसे दिए जिनसे कि अगर युवा ताऊ की बातों को समझेंगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे। ऐसी सीख सिर्फ बुज़ुर्ग लोग ही दे सकते हैं, बुज़ुर्गों की सीख हम लोगों को माननी चाहिए। मैं एक सवाल और ताऊ जी से करना चाहता हूँ कि ताऊ जी ये बताइए कि ज़िंदगी में आपके क्या क्या शौक़ रहे हैं आज तक? देखिए, कवि सम्मेलन सुनना मेरा पहला शौक़ रहा है। कवि सम्मेलन? आपका कवि सम्मेलन में इतना इंटरेस्ट क्यों है? भाई अच्छी बात है, हिंदी का होने के नाते मुझे जो अच्छा लगता है वो सब। अच्छा। शुरू में हमने जो कवि सम्मेलन सुना था सबसे पहली बार जी, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद में सोम ठाकुर थे, उनके गीत अच्छे लगते थे। और फिर जहाँ कहीं कवि सम्मेलन होते हम जाते थे। आजकल भी यूट्यूब पे आते हैं कवि सम्मेलन। आजकल कुमार विश्वास भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और अंजुम रहबर भी बहुत अच्छी चल रही हैं। अच्छा। और हाँ, अरे ताऊ जी, आप तो आज के ज़माने के सभी शायरों को जानते हैं, अंजुम रहबर, कुमार विश्वास, सभी शायरों को जानते हैं आप, तो कमाल हो। राहत इंदौरी। अच्छा, राहत इंदौरी को सुनते? राहत इंदौरी तो खैर बहुत अच्छा, अभी उनका भाई स्वर्गवास हो गया, बहुत अच्छा कहते हैं। और भी हैं बहुत सारे कवि जिनको जो है मतलब नाम समझ नहीं आ रहे हैं आज में, उनको मैं सुनता हूँ। अच्छा। और खाली समय में। और दूसरी बात है, सबसे बड़ा विश्वास मेरा ईश्वर पर है। ईश्वर जो है, आदमी को विश्वास रखना चाहिए और अपना मेहनत करना चाहिए। ईश्वर सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में। अच्छा, सबसे पसंदीदा शायर कौन सा है आपका इस समय? पसंदीदा शायर में तो वैसे कुमार विश्वास हैं, और दूसरे अंजुम रहबर। अच्छे शायर हैं, मतलब कुमार विश्वास हिंदी के बहुत अच्छे कवि हैं, और जो शायरा हैं अंजुम रहबर वो भी बहुत अच्छे शायर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और बहुत अच्छा पसंद करता हूँ उन्हें भी। और ये जो है, और 2-3 शायरा और नई हैं, वो सबा हैं। अच्छा, सबा बलरामपुरी हैं, और दूसरी बलरामपुरी सबीना अदीब हैं। हाँ, सबीना अदीब का बहुत बढ़िया है, मतलब उनका गीत भी है, उनका कहने का ढंग भी बहुत अच्छा है। अच्छा। अभी तो मोहब्बत नई है, ये सब बहुत अच्छे हैं उनके, ये सारे शायर अच्छे हैं। और कुछ जो समय बीतता है तो कुछ मैं कथा वार्ताएं भी यूट्यूब पे अपना देखता रहता हूँ। अच्छा। देख सकते हैं कि 74 साल की उम्र हो चुकी है, और शायरी का शौक़ आज भी बरकरार है। ताऊ का मतलब जो है वो बरकरार है। और जो हिंदी कवि हैं कुमार विश्वास, ताऊ जी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अंजुम रहबर जो शायरा हैं, उन उर्दू की शायरा हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और सबीना अदीब जो आज के वक्त की शायरा हैं, उनको भी ज़्यादा पसंद करते हैं। ताऊ को सबसे ज़्यादा जो शौक़ अपनी ज़िंदगी में रहा है वो मतलब सम्मेलन कवि सम्मेलन वगैरह और मुशायरे वगैरह का बहुत अच्छा शौक़ रहा है। और मैं कैमरा पर्सन बिलाल के साथ NA चौधरी, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।